की टाइप्स और डायबिटीज में हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो आज हम डायबिटीज की मतलब डायबिटीज पढ़ ली। डायबिटीज में टाइप 1 में हम क्या ट्रीटमेंट देते थे, इंसुलिन देते थे। इंसुलिन की कौन कौन सी टाइप है, रिएक्शन क्या है उनका, मतलब है वो हमारे जिस्म में कितनी देर रहती है, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है हमारा ऑनर हाइपोग्लाइसेमिक। डायबिटीज के ऐसे मतलब एक तो इंसुलिन हो गया, ऐसी दवाइयां जो हम मुंह के रूट से देते हैं, ऑरल रूट से देते हैं। तो आज हमने कौन से पढ़नी है, ऑरल ड्रग्स पढ़नी है। ठीक है, जो क्या करवाती हैं, जो हाइपोग्लाइसीमिक मतलब इफेक्ट देते हैं हमें, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट देते हैं। अच्छा जी, जो हमें हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स देती है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देते हैं बंदे के अंदर, क्या देते हैं हम, ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो हमारा ड्रग्स देने का मकसद क्या होता है, ड्रग्स देने का क्या मकसद होता है, ये जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं ना, अभी जो हम इनकी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो इन दवाइयों को देने का हमारा मकसद क्या होगा, देखिएगा। इनका हमारे दो मकसद होते हैं। एक मकसद हमारा ये होता है कि हमने HbA1c को कंट्रोल करना होता है। किसे कंट्रोल करना होता है, HbA1c को। HbA1c के लेवल्स को कंट्रोल करना होता है। एक मकसद हमारा ये होता है ड्रग्स देने का। और दूसरा मकसद क्या होता है, हमने पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक्स को कंट्रोल करना होता है। पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक्स का क्या मतलब है कि खाना खाने के बाद की शुगर ना बढ़े, इसलिए हम उस बंदे के अंदर ये दवाइयां देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अच्छा, अगर हम HbA1c की तरफ आए, इसको हमने क्या करना है, मेंटेन करवाना है। इसे हमने क्या करवाना है, मेंटेन करवाना है। अच्छा, इसे मेंटेन करवाना है। अगर इसकी वैल्यूज की तरफ आए, HbA1c की वैल्यूज की तरफ, तो HbA1c की नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, 5.7 से अगर कम हो, 5 या 7% से कम हो, तो हम इसे क्या कहते थे, इसे हम क्या कहते थे कि हमारे पेशेंट की ये HB मतलब है शुगर की जो वैल्यू है नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। और अगर हम देखते थे कि कल भी मैंने आपको क्या बताया था कि HbA1c क्या है, 5.7 से कम हो तो वो क्या है, बंदा नॉर्मल है, उसके अंदर डायबिटीज वगैरह नहीं है। अगर वो 6.5 से बड़ा हुआ है, अगर वो कितना बड़ा हुआ है, 6.5 बड़ा हुआ है, 6.5% से बड़ा हुआ है, तो वो कौन सा डायबिटिक है। अच्छा, अब आपके पास एक मरीज आया, ठीक है, वो डायबिटीज का पेशेंट था। ठीक है, आपने उसको दवाइयों पे लगाया। कल भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, आज दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक मरीज कल आप एक पास आया, आपने उसको दवाइयों पे लगाया, 3 महीने 6 महीने के बाद वो आपके पास आया दोबारा चेकअप पे। आपने दोबारा उसका HbA1c करवाया, तो HbA1c कितने से कम होगा, तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट ने अपनी डायबिटीज, अपनी शुगर को कंट्रोल किया हुआ है। तो वो वैल्यू कितनी थी, वो वैल्यू थी 7 से कम। तो हम क्या कहेंगे, अंडर कंट्रोल डायबिटीज। इसकी वैल्यू कितनी होगी, HbA1c की, अगर वो 7 से कम है। ठीक है, अगर वो 7 से कम अपनी HbA1c ले आया ना, तो हम क्या कहेंगे, इस पेशेंट ने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया हुआ है, इस बंदे ने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, 7% से कम है, तो इसका मतलब कि बंदे ने अपनी डायबिटीज को गोलियां खा के ठीक नॉर्मल रखा हुआ है। ठीक है, ये थी हमारा मतलब ड्रग्स हम किस लिए देते हैं। अब हम आ जाते हैं ड्रग्स मतलब कौन कौन सी देते हैं, ड्रग्स किस मकसद के लिए देते हैं। ठीक है, अच्छा, पहली दवाई है ना, पहली दवाई उसे हम कहते हैं बायोगोनाइड्स। बायोगोनाइड्स में जो मिसाल है ना, वो मेटफॉर्मिन की। मेटफॉर्मिन को सर जी, मिसाल दी एच थी बी ना, ए आई सी वो का मतलब क्या मेटफॉर्मिन होता है? मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो पहली हमारी जो दवाई हमने पढ़नी है, पहली जो मेडिसिन ड्रग हमने पढ़नी है, वो कौन सी है जी, वो है बाइगोनाइड्स। ठीक है, बाइगोनाइड्स। अच्छा, बाइगोनाइड्स जो है, ठीक है, बाइगोनाइड्स, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है जी मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन ग्लूकाफेज के नाम से पाकिस्तान में एक गोली चलती है, तो ये ग्लूकाफेज में यही मेटफॉर्मिन होती है। अच्छा, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, नहीं इसकी डोज किस किस डोज में मिलती है, तो ये हमें मतलब है क्लिनिकली मेडिसिन मतलब है, ये में जो गोली की फॉर्म में मिलती है ना मेटफॉर्मिन, ये 250, 500, 750 और 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम, 1 ग्राम तक इसकी मतलब डोजेजेस मिलती हैं। 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम या 1 ग्राम, और 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम और 1 ग्राम। ठीक है, इतनी डोजेजेस में ये हमें गोली मिलती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की तरफ आए ना, कि हमारा जो मेटफॉर्मिन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके काम कैसे करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है तो ये काम कैसे करती है, तो इसका काम क्या है, ये काम कैसे करती है, देखिएगा। अच्छा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, देखिएगा। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना, मोड ऑफ एक्शन ये क्या करती है, ये ना हमारे अंदर ना, हमारे जो सेल होता है ना, उसके अंदर ना एक चीज होती है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरोल। उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरोल। ये क्या करती है, देखिएगा, हमारे सेल के अंदर ना, सेल के अंदर
ये सेल के अंदर एक होता है चीज, उसे उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरोल। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरोल जो है ना, ठीक है, ग्लाइसरोल 3 फास्फेट, ये उसे क्या करती है, ये इसे इनहिबिट करती है। क्या करती है, इनहिबिट करती है। किसे इनहिबिट करती है, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरोल को इनहिबिट करती है। अच्छा, इसको जब इनहिबिट करेगी तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, ये जो इसने काम किया, इनहिबिट किया, इसकी वजह से रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा हमें। इसकी वजह से जो हमें रिजल्ट्स आएंगे ना, वो क्या होंगे, एक, उस बंदे के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाएगी। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता था जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस में बंदे के अंदर न्यू ग्लूकोज बनती थी, तो इसकी वजह से रिजल्ट में क्या होगा, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, अब उसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो गई है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड एंड क्या होगा इसका, बंदे के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाएंगे। और ये हम दवाइयां दे किसके लिए रहे हैं, ताकि हम बंदे को, जिस डायबिटिक मरीज को ठीक कर रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, ताकि उसका ग्लूकोज कम हो जाए। तो हमें अपना इफेक्ट मिल गया, हमारा इफेक्ट हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारे मरीज के अंदर ग्लूकोज के लेवल कम हो, तो इसके अंदर ग्लूकोज के लेवल कम हो गए। अच्छा, अब इसने ग्लूकोज के लेवल एक इस तरीके से हम कम कर लिए। और कौन सा तरीका है, और कौन दूसरा तरीका कौन सा जिसके थ्रू ये हमारे अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को कम कर सकती है, दूसरा पता है ये क्या करती है, दूसरा ये करती है कि बंदे के अंदर ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देती है। क्या कर देती है जी, ये इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि वो ग्लूकोज को तोड़ने तोड़ने लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर तोड़ती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ के दूसरी चीजों के अंदर कन्वर्ट करती है, मसल्स के अंदर डालती है। तो ये सारे काम करके क्या होगा, हमारा ग्लूकोज कम हो जाएगा। और क्या होता है, और इसकी वजह से और क्या होगा, बंदे के अंदर क्या मिलेगा, और हमारे पेशेंट के अंदर क्या, वेट लॉस बंदे का बढ़ जाएगा। क्योंकि एक बंदा है, जब उसका ग्लूकोज ज्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, उसकी कैलोरीज जो है, उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा खर्च हो रही है, ग्लूकोज जो है ज्यादा खर्च हो रहा है, तो वो बंदा, उसका वेट लॉस होगा ना, तो ये क्या करवाती है, वेट लॉस करवाती है। अच्छा, अगर हम अगले पेज पर चलें, ठीक है, मेटफॉर्मिन बायोगोनाइड्स की मतलब है, ये क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, इसके अंदर मेटफॉर्मिन इसकी एग्जांपल है। मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसकी इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम अगले पेज के ऊपर चले ना, अगले पेज के ऊपर देखिएगा। सर जी HBI से एक अच्छा, ये पहले देखें, थोड़ा सा बता दें अगले पेज कुछ। पर हम आ रहे हैं, देखें, अगले पेज पे देखें कि ये करती क्या है। अच्छा, एक तो मेटफॉर्मिन होगी ना। अच्छा, अगर हम देखें ना कि मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, तो हम ये एक लाइन लिखेंगे कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। किसके लिए है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एक पेशेंट है आपके पास, वो मोटा है और उसे डायबिटीज हो गई है, कौन सी, टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। तो उस आपसे कोई पूछे कि उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, मेटफॉर्मिन है। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, मेटफॉर्मिन है। ठीक है, ओबीज का मतलब क्या है कि वो बंदा, पेशेंट हमारा मोटा है, मोटा मतलब हट्टा कट्टा है, खाते पीते घर का है। ठीक है, अच्छा, खाते पीते घर का है, मोटा ताजा है और उसको डायबिटीज हो गई है, तो उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, हमारी उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, मेटफॉर्मिन होगी। ठीक है, यह ग्लूकाफेज हम पाकिस्तानी अगर जबान में कहें तो। ठीक है, अच्छा, अगर हम आगे चलें, तो हमारी जो मेटफॉर्मिन है ना, मेटफॉर्मिन अगर हम अपने पेशेंट के अंदर 3 से 6 महीने तक दें, कितने अरसे तक दें, 3 से 6 महीने तक दें, तो ये उस पेशेंट के अंदर HbA1c कितना कम कर सकता है। देखें, अगर इसे आप अपने मरीज के अंदर ना 3 से 6 महीने के लिए देते हैं, 3 से 6 मंथ, ठीक है, अगर आप 6 महीने के लिए कोर्स करवाते हैं ना, फॉर 3 to 6 मंथ, तो ये HbA1c पता है कितना कम कर देती है, 1.5 से 2% तक HbA1c कम कर देती है। कितना HbA1c कम कर देती है, डिक्रीज HbA1c कितना, 1.5% से लेके 1.5% से लेके 2% तक, 1.5% से लेके 2% तक की HbA1c की मिकदार को कम कर देगी। कितने अरसे के अंदर, 6 महीने अगर आप अपने पेशेंट को यूज करवाएंगे, तो उसके अंदर HbA1c की लेवल्स कितने कम हो जाएंगे, 1.5 से 2% तक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्लिनिकल में, ठीक है, HbA1c कितना कम करती है 6 महीनों में, 5% तक कम कर दी, कितना, 2% तक कम कर देती है मैक्सिमम। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट है यहाँ कंप्लायंस का, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये जो मेटफॉर्मिन है ना, मेटफॉर्मिन, ये हमारे मरीज को ना दिन में बार बार लगानी पड़ती है, तकरीबन 3 से 4 बार उसको दिन में लगानी पड़ती है। कितनी बार, 3 से 4 बार लगानी पड़ती है। अब एक बात बताएं आप, कि एक मरीज है, उसको हम एक दवा दे रहे हैं, वो उसने दिन में 3 4 बार लेनी है, तो उसे वो इफेक्ट होगा, वो उसे नतीजा हासिल होगा जो वो हम हासिल करना चाहते हैं। और एक दवा है, एक दवाई ऐसी है, एक ड्रग ऐसी है, कि अगर वो हम अपने पेशेंट को देते हैं ना, तो एक बार दी है ना, एक दिन पूरा उसको मतलब जरूरत नहीं है फिर वो दवाई लेने की। तो इन दोनों में मरीज के लिए कौन सी ज्यादा अच्छी है,
पर वही अच्छी है ना जो हम एक बार देंगे और पूरा दिन उस मरीज का सुखी गुजर जाएगा, खुशी 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 गुजर जाएगा। तो अच्छा, इस चीज को हम कहते हैं कंप्लायंस। अब जो हमारी ये है ना मेटफॉर्मिन, इसको हम इसे हमें मरीज में 3 से 4 बार देना पड़ता है एक दिन में। तो इस वजह से इसकी जो कंप्लायंस है ना वो पुअर कंप्लायंस है। इसकी कंप्लायंस क्या है? पुअर कंप्लायंस है। इसकी कंप्लायंस क्या है? पुअर कंप्लायंस है। अच्छा, पुअर कंप्लायंस का मतलब क्या है कि हमने इसे बार बार देना है, मरीज के अंदर बार बार देना है, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। 3 से 4 बार देना पड़ेगा एक दिन के अंदर, तो हमारे मरीज के अंदर इसके इफेक्ट आएंगे, ठीक है। ये थी इसकी कंप्लायंस। अच्छा, अगर हम इसके जाए ना, इसके अगर इसी इसी के अपोजिट कोई और ड्रग देखें जिसकी कंप्लायंस अच्छी है, तो वो है एक्जिटाइड। कौन सी? एक्जिनाटाइड। देखें, ये ना एक्स्ट्रा है, ये जो पॉइंट मैं भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा। एक दवाई होती है, एक दवाई, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं एक्जिनाटाइड के नाम से। किसे जानते हैं? किस? एक्जिनाटाइड, ठीक है, एक्जिनाटाइड, ठीक है। इसका ना इंजेक्शन मिलता है। इसका क्या मिलता है? इंजेक्शन मिलता है। और अगर हम ये एक बार अपने मरीज में लगा देना, एक बार, ठीक है, तो एक बार लगाने के बाद 1 हफ्ते तक उसे दोबारा मतलब है मरीज को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसकी कंप्लायंस क्या होगी? गुड कंप्लायंस होगी। ये मैं आपको कंप्लायंस समझाने के लिए बता रहा हूँ। गुड कंप्लायंस। कंप्लायंस का मैंने मतलब आपको समझा दिया ना कि कंप्लायंस मतलब वो मरीज को हम कितनी बार दे रहे हैं तो उसको वो इफेक्ट आ रहा है एक दिन के अंदर। तो ये क्या है? 1 टाइम और वीक, 1 हफ्ते के अंदर एक बार देंगे तो मरीज के अंदर उसकी जो इफेक्ट्स हम चाहते हैं ना वो उसको मिल जाएंगे। तो इसकी क्या होगी? गुड कंप्लायंस होगी, ठीक है। समझ लगी आपको? अच्छा, अगर हम आगे चलें, अगर हम जो हमारा मेटफॉर्मिन है या बायोगोनाइड्स है, इसके अगर हम साइड इफेक्ट्स की तरफ आए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पेशेंट्स के अंदर, तो ना ये एक पहला इसका साइड इफेक्ट, जो मेन साइड इफेक्ट है ना किसका, इसका, वो कौन सा है साइड इफेक्ट? वो पता है कौन सा है? वो है ये लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। ये क्या करवाती है? लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये लैक्टिक एसिडोसिस वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइड इफेक्ट कौन सा है? लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। ये इसका मेन साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। उसके अलावा और ये क्या करवा सकती है? और ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी करवा सकती है, ये सारी चीजें करवा सकती है। पर मेन इसका साइड इफेक्ट कौन सा है? लैक्टिक एसिडोसिस है। अच्छा, आपको ना मैं अब लैक्टिक एसिडोसिस जो है ना इसी टाइप समझाता हूँ कि लैक्टिक एसिडोसिस, इसमें अब लैक्टिक एसिडोसिस है ना, इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक टाइप ए लैक्टिक एसिडोसिस है, एक टाइप बी लैक्टिक एसिडोसिस है। अब टाइप ए लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है और टाइप बी लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। अच्छा, आपके पास मरीज आया, उसे क्या थी? लैक्टिक एसिडोसिस थी। अच्छा, लैक्टिक एसिडोसिस की टाइप कौन सी है? एक टाइप है टाइप ए और दूसरी कौन सी है? टाइप बी, ठीक है, टाइप बी। अच्छा, टाइप ए और टाइप बी में क्या फर्क होता है, देखिएगा। जो टाइप ए वाला लैक्टिक एसिडोसिस है ना, ये आपको किस में मिलेगा? जिस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया हुआ हुआ है। हाइपोक्सिया समझते हैं ना, जिसके खून के अंदर ऑक्सीजन कम हुआ है, जिसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिक पेशेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा टाइप बी लैक्टिक एसिडोसिस है, किस में मिलती है? ये हमें मिलती है एक डायबिटीज में मिलती है, ठीक है, डायबिटीज में मिलती है। और दूसरी किस में मिलती है? दूसरी हमें मिलती है मेटफॉर्मिन यूज में, ठीक है। जो बंदा मेटफॉर्मिन ले रहा होगा उसमें लैक्टिक एसिडोसिस होगी, कौन सी टाइप की होगी? टाइप बी टाइप की होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी। अच्छा, अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? लैक्टिकोसिडोसिस है। तो इसकी ना अब काउंटर इंडिकेशन क्या है कि हम कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर हम बायोगोनाइड्स या लैक्टिक ये मतलब मेटफॉर्मिन नहीं देते, तो इसकी काउंटर इंडिकेशन लिखिएगा। इसकी काउंटर इंडिकेशन ये है कि हम इसे यूज नहीं करते रीनल इंसफिशियंसी के पेशेंट में। किसी किस में यूज नहीं करते? रीनल इंसफिशियंसी के पेशेंट में नहीं यूज करते। अब देखें, जो हमारी ये है ना क्या कहते हैं, ये क्या करवाती है? लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। और इसने हमारे जिस्म से रिलीज कहाँ से होना होता है? इसने हमारे जिस्म से रिलीज होना होता है गुर्दों से। अब जब एक बंदे के गुर्दे खराब हैं तो हम उसे मतलब है ये लगा दें, क्या कहते हैं, मेटफॉर्मिन लगा दें। अब पहले उसके गुर्दों की तबाही हुई हुई है और हम दोबारा मेटफॉर्मिन दे के उसके गुर्दों की और तबाही करेंगे ना। इस वजह से हम इन पेशेंट्स के अंदर क्या है, लैक्टिक जो रीनल इंसफिशियंसी के पेशेंट्स हैं, इनके अंदर हम मेटफॉर्मिन नहीं देते, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले, ये था आपकी मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स थी। अगर हम आगे चले, अगली जो आपकी दवाई है ना उसे हम कहते हैं थायाजोलिनाइड्स, ठीक है। इसका क्या नाम है? थायाजोलिनाइड्स, ठीक है। ये जिलिटाजोन भी कहते हैं या इन्हें थायाजोलिडिनोडाइंस कहते हैं, ठीक है। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो सॉरी।
अच्छा अब नाम लिख, एक नाम इनका क्या है, जिलिटाजोन्स, क्या है जिलिटाजोन्स, जिलिटाजोन्स। ठीक है, ये इनका एंड पे नाम आता है इन दवाइयों के, ठीक है। और दूसरा नाम है इनका थाया, थायाजोलिडी, एक मिनट यार थोड़ा मुश्किल है, जोलिडी डायोन्स, ठीक है। ये इनका नाम है, ठीक है, इसका नाम है इस दवाई का, ये हमारी दूसरी दवाई है जो हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना सिर्फ दो दवाइयां आती हैं, इसमें क्या दो दवाइयां आती हैं, कौन सी दो दवाइयां आती हैं जी। पहली दवाई जो है ना वो कौन सी है, पहली दवाई है पियाजिलिटाजोन, कौन सी है, पियाजिलिटाजोन, ठीक है, जिलिटाजोन। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है रोजी, क्या है, रोजी जिलिटाजोन, ठीक है। ये दो दवाइयां। अच्छा अब इनका साइड इफेक्ट क्या है, मतलब ये हमारे जिस्म के अंदर काम कैसे करती हैं। ये ना एक मतलब जीन होता है PPAY जीन, PPAR गैमा जीन जो है ना उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करती हैं, ये PPAR गैमा, ठीक है, या वाई, इसकी ना इसको बढ़ा देती हैं। अब ये जो प्रोटीन या जीन बढ़ जाता है ना जब हमारे खून के अंदर, तो क्या होता है, ये ना हमारी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, किसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। और एडिपोनेक्टिन एक मतलब चीज होती है, हार्मोन होता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्या करता है जी, ये इंक्रीज कर देता है, किसे, इंक्रीज सेंसिटिविटी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। और ये काम क्या करता है, दूसरा ये करता है इंक्रीज एडिपोनेक्टिन। अब मैं दोनों चीजें बताता हूँ। अच्छा इंक्रीज की इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो इंसुलिन अपना काम ठीक तरह कर पाएगी। जब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह कर पाएगी, तो इंसुलिन जब अपना काम ठीक तरह से करेगी तो क्या होगा, बंदे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, बंदे के अंदर ग्लूकोज कम होगा। दूसरा क्या है, एडिपोनेक्टिन, जो एडिपोनेक्टिन है ना ये बंदे के अंदर भूख कम करता है, ये भूख बढ़ाता है। क्या करता है बंदे के अंदर ना, मतलब बंदे के अंदर क्या करता है, जब ये बंदा एडिपोनेक्टिन के लेवल बढ़ते हैं ना तो बंदे के अंदर ऐसे ऐसे फील होता है कि ना मतलब बंदे का उसको भूख खत्म हो गई है, बंदा कहता है बस अब मेरी बस हो गई है। तो एडिपोनेक्टिन क्या करता है बंदे के अंदर ना सटाइटी लाता है, सटाइटी मतलब बंदे के अंदर ना ये एहसास लाता है कि ना बंदे का पेट भर गया, बंदा बस कर दे, खाने को काम करता है, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे चले, ये था इनका क्या, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एक रिसेप्टर है PPAR गैमा, ठीक है, ये है रिसेप्टर। इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा के क्या करेगा, एक इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, दूसरा क्या करेगा एडिपोनेक्टिन के लेवल्स को बढ़ा देगा। ये दोनों को बढ़ाने से हमारे इफेक्ट क्या मिलेगा, हमें हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा हमारे पेशेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे चले, अगर हम आगे चले, आगे ये क्या करेगा, देखिएगा। पहला काम, पहला काम ये करेगा, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। अभी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखें, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो उससे डेफिनेटली क्या होगा हमारे पेशेंट के अंदर, हमारे पेशेंट के अंदर इफेक्ट आएगा ना इंसुलिन का। तो क्या होगा, इंक्रीज, अच्छा इसके एक्शन क्या है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज को तोड़ेगा। दूसरा काम ये क्या करेगा, दूसरा काम ये हमारे पेशेंट के अंदर ये करेगा कि ये बाकी काम तो मैंने आपको ऊपर बता दिया ना कि एडिपोनेक्टिन करेगा, और ये क्या है बंदे के अंदर भूख को काम करेगा, डिक्रीज हंगर करेगा। अच्छा अगर हम आगे चले, अगर हम आगे चले, आगे पता है क्या है, इसकी ये HbA1c को कितना कम करता है, देखिएगा। ये HbA1c को देखें कितना कम करता है, ये HbA1c को 1% कम करता है, कितना रिड्यूस। अगर हम अपने किसी मरीज के अंदर ये दवाई दें ना, ये रोसिजिलिटाजोन या पियाजिलिटाजोन, तो हमारे पेशेंट के अंदर HbA1c कितना कम हो जाएगा, 1% तक कम हो जाएगा, रिड्यूस HbA1c अप टू 1%, ठीक है। 1% तक HbA1c के लेवल्स को ये कम कर सकता है। अगर अगर हम इसकी कंप्लायंस की तरफ कंप्लायंस की बात करें, तो इसकी कंप्लायंस क्या है, गुड कंप्लायंस है। कंप्लायंस वाला सारा कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना कि ये हमें ज्यादा बार बार नहीं देनी पड़ेगी, ये सिर्फ एक बार देनी पड़ेगी और हमारे मरीज के अंदर इफेक्ट जो है इसके आएंगे लंबे अरसे तक, ठीक है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ आए, इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ आए, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, देखिएगा। एडवर्स इफेक्ट्स, अच्छा एडवर्स इफेक्ट्स पता है क्या है, पहली बात ये क्या करवाती हैं, वेट गेन करवाती है, ये क्या करवाती है, वेट गेन करवाती है। अच्छा ये ऊपर क्या आपने देखा कि ये भूख को कम कर रही है, ये क्या कर रही है, भूख को कम कर रही है, फिर भी बंदे के अंदर वेट गेन हो रहा है। तो ये इसका जो वेट गेन का मैकेनिज्म है ना,
ये अभी तक हमें नहीं पता कि ये वेट गेन क्यों करवाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले ना और इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ आए, तो इसका साइड इफेक्ट ना, अगर इनका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट देखें ना, तो हमने कौन सी दो दवाइयां पढ़ी हैं, पीएजिलिटाजोन पढ़ी है और रोजीजिलिटाजोन पढ़ी है, ऐसे ही ये दो दवाइयां पढ़ी है ना। अच्छा, जो पीएजिलिटाजोन है ना, इसका साइड इफेक्ट पता है क्या है, ये हमें ब्लैडर कैंसर करवाती है। ये क्या करवाती है, ब्लैडर कैंसर, ठीक है, ये ब्लैडर कैंसर करवाती है। और जो हमारी दूसरी दूसरी है, ये रोजीजिलिटाजोन है ना, ये बंदे के अंदर हार्ट फेलियर करवाती है। ये क्या करवाती है, हार्ट फेलियर करवाती है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन करवाती है, ठीक है, एमआई करवाती है या फिर हार्ट फेलियर करवाती है। जबकि पीएजिलिटाजोन जो है वो हमारे पेशेंट के अंदर क्या करवाती है, वो पेशेंट के अंदर क्या करवाती है, ब्लैडर कैंसर करवाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले, ये थी क्या हमारी दूसरी दवाई, जिसे हम जिलिटाजोन्स कहते हैं, जिलिटाजोन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपनी तीसरी दवाई की तरफ चले, तीसरी दवाई पता है हमारी कौन सी है, तीसरी दवाई हमारी है सल्फोनाइल यूरियाज। कौन सी दवाई है, सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। अच्छा, ये जो सल्फोनाइल यूरियाज है ना, सल्फोनाइल यूरियाज, इसकी ना आगे दो जनरेशन है। इसकी दो जनरेशन मतलब है कि ना साइंसदानों ने पहले जो पहले दवाइयां बनाई थी ना, इसकी क्या कहते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज की, तो ना वो ना मतलब उनका थोड़ा साइड इफेक्ट ज्यादा था। तो अब ना इसके मुकाबले में ना उन्होंने न्यू दवाइयां बनाई हैं। जो न्यू दवाइयां हैं ना, वो क्या है, उनका साइड इफेक्ट कम है बनिस्बत पिछलियों के। इस वजह से ना साइंसदानों ने ये दवाइयां बनाई हैं, सल्फोनाइल यूरियाज। अच्छा, जो सल्फोनाइल यूरियाज है ना, इसकी कौन कौन सी जनरेशन है जी, इसकी दो जनरेशन है। एक फर्स्ट जेन है, ठीक है, और दूसरी है सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन है ये एडवांस्ड है, जो फर्स्ट जनरेशन है ये पुरानी दवाइयां है, ठीक है। जो अच्छा, अब ये जो फर्स्ट जनरेशन दवाइयां है ना, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, इसमें कौन सी आती है, इसमें आती है क्लोरोप्रोपामाइड, ठीक है, क्लोरोप्रोपामाइड, ठीक है। ये दवाई क्या है, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया है। जबकि जो दूसरी है वो कौन सी है जी, वो है जिलिपिजाइड्स, ठीक है, जिनके एंड पे क्या आएगा, जिलिपिजाइड्स आएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये जो दवाइयां हैं, जिलिपिजाइड्स, ग्लाइब्रोब्राइड, ठीक है, ये जो सारी दवाइयां, ये सेकंड जनरेशन है। अच्छा, जो अब मैंने क्या बताया आपको कि जो फर्स्ट जनरेशन दवाइयां होती हैं, इनका क्या है, इनका साइड इफेक्ट ज्यादा है। इनका साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कम ज्यादा है। तो क्या है, इनका साइड इफेक्ट क्या है, इनका साइड इफेक्ट है कि ये डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ना है जी, डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन, ये भी हम पढ़ते हैं, पर एक मिनट पहले हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आके ना इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये ना मतलब डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ आपने इसको साइड पे रख लें, मैं आपको ये बताता हूँ डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, अगर हम इनका दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ना, कि ये हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करेंगी, तो ये हमारी बॉडी के अंदर पता है काम कैसे करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर काम इस तरह करेंगी कि ना, हमारे जो इंसुलिन का सेल होता है ना, सेल, उसके अंदर होता है पोटाशियम के गेट्स लगे होते हैं, ठीक है, पोटाशियम के गेट्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, पोटाशियम के गेट्स वो ओपन होते हैं और सेल के अंदर से ना पोटाशियम को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब जब सेल के अंदर से पोटाशियम निकल जाती है ना, ये जब इंसुलिन की मैंने प्रोडक्शन वगैरह पढ़ाई थी ना, उधर मैंने आपको ये सारी चीज बताई थी। अभी मैं आपको दोबारा ये बना के देता हूँ फिर ताकि सेल समझ लग सके। देखें, ये है हमारा सेल, ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल है। अच्छा, इसके अंदर ना ये लगा हुआ एक चैनल है, ठीक है। इसको आपने पढ़ा होगा, सोडियम वाला जो है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप जो है, तो सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटाशियम को अंदर फेंकता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी वजह से क्या है, ये जो पोटाशियम है ये सेल से अंदर जा रहा है, किधर, सेल के अंदर जा रहा है पोटाशियम जो है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा, इस सेल के अंदर जब पोटाशियम जाता है ना, ये सारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज फैला देता है हर कहीं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल के अंदर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी होने लग जाती है, ठीक है, सेल जो होता है पॉजिटिव होने लग जाता है। अच्छा, और क्या होता है, एक और काम भी और होता है इस टाइम। वो काम कौन सा और होता है कि सेल के अंदर से ना सोडियम जो होता है वो उठा के ये बाहर फेंकता है। ये क्या करता है, बाहर फेंकता है। दो पोटाशियम अंदर लेके आता है, तीन सोडियम बाहर लेके जाता है। तो इस काम की वजह से क्या होता है, हालांकि दो पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, इसके हमें तो लग रहा है क्या हो रहा है, दो पॉजिटिव अंदर आने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है। पर असल में हमारे सेल का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमारे सेल का नुकसान कैसे हो रहा है कि हमारे सेल से तीन जो है, तीन पॉजिटिव बाहर निकल रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर नेट इफेक्ट क्या होगा, सेल के अंदर नेगेटिविटी जो होगी वो बढ़ने लग जाएगी। सेल के अंदर क्या होगा, नेगेटिविटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी। सेल क्या है, नेगेटिव होने लग जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, देखें, सेल के अंदर ना एटीपी आई, ठीक है, तो क्या होगा, सेल के अंदर ना पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेल के अंदर ये हो गया, ये क्या है, ये सारा काम हो गया ना, जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिविटी आ गई। और आपको अगर पता हो ना, अगर आपने मतलब ये एक्शन पोटेंशियल पढ़ो,
अगर सेल अंदर से नेगेटिव हो ना तो सेल सोया होता है, अगर सेल बाहर से नेगेटिव हो तो सेल जागा हुआ होता है। ठीक है, सेल अगर अंदर से नेगेटिव हो तो सेल सोया होता है, अगर सेल बाहर से नेगेटिव हो तो सेल जागा हुआ होता है। अच्छा, अब इस पेशेंट के अंदर पता है क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर ये होगा कि ये जो हमारी ये जो दोनों दवाई हैं ये क्या करेंगी, ये इस पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगी। ये क्या कर देंगी, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगी। अब जब ये हमारा पोटाशियम चैनल जब ब्लॉक हो जाएगा ये, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, क्या पोटाशियम बाहर आएगा, बट पोटाशियम जो है ये सेल के अंदर ही रहेगा ना, ना सोडियम बाहर आएगा ना पोटाशियम अंदर जाएगा। ठीक है, तो पोटाशियम सेल के अंदर है वो रहेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, सेल के अंदर क्या होने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा। जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा ना तो क्या होगा कि सेल के अंदर जो एटी ये हमारी जो मतलब है इंसुलिन स्टोर होती है ना, इंसुलिन, ये जो इंसुलिन स्टोर होती है ये क्या है, ये बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी इंसुलिन है ना ये क्या है, सेल के बाहर निकलने लग जाएगी। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये क्या करवाती है, ये जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं ना, पोटाशियम चैनल्स, ये इनको क्या करती है, इनको क्लोज कर देती है। दोबारा लिख के देता हूँ, देखिएगा, पोटाशियम चैनल क्लोज्ड। ठीक है, पोटाशियम चैनल्स को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से बंदे के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब जब भी मैंने आपको इंसुलिन वाला टॉपिक पढ़ाया था ना तब मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी। अभी मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ, इस वजह से शायद आपको इस बात टॉपिक की सही तरह मतलब ये जो मैंने अभी ये पिक्चर वगैरह ड्रा किया ना इसकी आप थोड़ी सी मतलब आप समझ ना पाए। अच्छा, अच्छा, ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये मतलब पोटाशियम चैनल को बंद कर देती है। पोटाशियम चैनल को बंद करने के बाद क्या होता है, सेल जो होता है वो डीपोलराइज होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेल से बाहर निकलती है। ठीक है, इंसुलिन सेल से बाहर निकलती है, कैल्शियम अंदर घुसता है और जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन जो होती है बाहर निकलती है। अच्छा, ये था हमारा मतलब ये इसका मोड ऑफ एक्शन था, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करती है। अगर हम आगे चले ना, आगे आगे पता है क्या है? आगे इसके हैं साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके साइड इफेक्ट्स अगर हम देखें ना, साइड इफेक्ट्स, तो पहला साइड इफेक्ट इसका कौन सा है? अच्छा, इसका पहला साइड इफेक्ट देखिएगा, इसका पहला साइड इफेक्ट ये है कि ना ये क्या करती है हमारे हमारे पेशेंट के अंदर, पहला काम पता है क्या करती है, पहला काम ये करती है डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन। बताया था आपको कि जो पहली टाइप है वो क्या करती है, डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवाती है। ठीक है, डाइसल्फ्यूरम रिएक्शन करवाती है। अब ये डाइसल्फ्यूरम रिएक्शन क्या है इसके मैं आपको बताता हूँ। जो डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन है ना, इसमें पता है क्या होता है, ये ना अगर ना ये दवाई लेते हुए ना मरीज साथ शराब वगैरह ले रहा है ना तो उसके अंदर ना डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, फ्लशिंग होती है, चक्कर वगैरह आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक साइड इफेक्ट क्या हो गया, डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन हो गया। दूसरा कौन सा है, हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। और तीसरा साइड इफेक्ट पता है कौन सा है, ये वेट गेन करवाती है, वेट गेन करवाती है। ये क्या करवाती है, वेट गेन करवाती है। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि आपका मरीज है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है और वो ना मतलब है थिन है, सूखा सा है, खुश्क है, क्या है, खुश्क है। देखिए मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है प्लस थीन है, थीन मतलब पतला है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन सी दवाई देंगे, इसके अंदर देते हैं सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी दवाई देते हैं, सल्फोनाइल यूरिया देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेट गेन करवाती है। ठीक है, सही है, ये देखें ये इसका साइड इफेक्ट है और ये हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, जो लीन बंदे थे उनके अंदर हम ये यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम आगे चलें, अगर हम इससे आगे चलें, ये हमारी थी तीसरी ड्रग, कौन सी, सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, अच्छा, इनके साथ ना एक दवाई और भी होती है, वो होती है मैग्लिटिनाइड्स। कौन सी होती है, मैग्लिटिनाइड्स। ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज जो जैसे आपको सल्फोनाइल यूरिया पढ़ाया ना, बिल्कुल सल्फोनाइल यूरिया की सेम टू सेम दवाई कौन सी है, मैग्लिटिनाइड्स है। दवाई का नाम क्या है, मैग्लिटिनाइड्स है। जो हमारी अब अगर आप बुक साथ लेके बैठे हैं ना तो इसके साथ जो चौथी दवाई है ना, चौथी दवाई वो कौन सी है, मैग्लिटिनाइड्स है। दोनों का काम सेम है। ठीक है, इनका मतलब है, इनके मतलब है स्ट्रक्चर, इनकी क्लास, इनकी फैमिली अलग है, पर दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है और दोनों काम एक ही तरह से करती हैं। ठीक है, दोनों के साइड इफेक्ट भी तकरीबन तकरीबन सेम ही है। ठीक है, ये सिर्फ वो जो है ना मतलब है क्या नाम है, डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन जो है ना वो उधर होते हैं, पर ये जो दूसरे हैं ना ये मैग्लिटिनाइड्स में भी होते हैं। ठीक है, समझ लगी कि सल्फोनाइल यूरियाज और मैग्लिटिनाइड्स ये दोनों के काम सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, यूजेज भी सेम है। ठीक है, और इनका साइड इफेक्ट भी तकरीबन सेम ही है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाती हैं और वेट गेन करवाती हैं। ठीक है, और इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करती हैं। अच्छा, अगर इंसुलिन की मतलब अगर हम ना आगे चलें,
अब मैं आपको क्या बता रहा था, डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन बता रहा था, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना कोई एक दवाई नहीं है जो डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवा रही हो, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी दवाइयां, मेडिसिन लिखवा रहा हूँ, ऐसी दवाइयां लिखवा रहा हूँ जो आपके अंदर डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवाती हैं आपके मरीज के अंदर, ठीक है। देखिएगा, डाई सल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन। अच्छा, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवाती हैं, ठीक है। आपने इनके नाम लिख लेने अपनी बुक के ऊपर, ठीक है, एक्स्ट्रा में। ड्रग्स, पहले देखिएगा कौन कौन सी ड्रग होती है। पहली ड्रग पता है कौन सी है, ये जो भी हमने पढ़ी है, कौन सी है, सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज, पहली दवाई हो गई। अच्छा, अगर हम दूसरी दवाई की तरफ आए, तो दूसरी दवाई पता है कौन सी है, दूसरी दवाई का नाम है जी मेट्रोनिडाजोल। कौन सी है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल या फ्लैजल, ये फ्लैजल एज मतलब पाकिस्तानी इसको फ्लैजल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फ्लैजल की दवाई है, ये क्या है, मेट्रोनिडाजोल, ये भी डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन करवाती है। अच्छा, तीसरी दवाई जो है ना, ये एक सेफेलोस्पोरिन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, सीफोटीटान, ठीक है। ये सीफोटीटान भी, ये सेफेलोस्पोरिन है, आई थिंक सो थर्ड सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, सीफोटीटान। ये क्या करवाती है, ये भी डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन करवाती है। अच्छा, चौथी दवाई पता है कौन सी है, चौथी दवाई है आइसोनियाजिड है, ठीक है। चौथी दवाई कौन सी है, आइसोनियाजिड, ठीक है। आइसोनियाजिड एक डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवाती है। और कोई आपसे अगर ये पूछे ना कि जो हमारी आइसोनियाजिड है, इसका साइड इफेक्ट, दूसरा साइड इफेक्ट और कौन सा साइड इफेक्ट है, दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाती है। क्या करवाती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाती है। और जिसकी वजह से हमारे पेशेंट के अंदर कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है जी, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आप लिख लें। अब ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये सारी चीजें इसकी अगर डिटेल में जाए तो ये काफी लंबा टाइम खींच जाएगा हमारा, ठीक है। क्या करवाती है जी, ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया करवाती है। अच्छा, अगर हम पांचवी दवाई देखें ना, तो वो पता है कौन सी है, वो है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथाक्साजोल। ये जो है ना, ये एक एंटीबायोटिक है, और ये ना मतलब डीएनए को इनहिबिट करती है, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने देती, ठीक है। ये उधर यूज होती है, ये भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये सारी दवाइयां क्या है, ये आपके पेशेंट के अंदर कौन सी रिएक्शन करवाएंगी जी, ये करवाएंगी डाइसल्फ्यूरम लाइक रिएक्शन करवाएंगी। अच्छा, अगर हम आगे चले, अगर हम आगे चले, तो अगली दवाई देखते हैं हम, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो हमारी अगली दवाई है ना, देखिएगा, ये हमारी अगली मेडिसिन हम अब स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। अगली मेडिसिन हमारी पता कौन सी है, ये है एक्जिनाटाइड्स, ठीक है। ये कौन सी है, एक्जिनाटाइड्स, कौन सी है, एक्जिनाटाइड्स। अच्छा जी, अब एक्जिनाटाइड जो है ना, इनके अंदर क्या होता है, आए देखें, देखिए, एक मिनट, ठीक है। हमारी ना कुछ दवाइयाँ होती हैं, आपको बता, अब एक मिनट पहले आपको एक बात समझाता हूँ, उसके बाद ना मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये जो हम दवाइयाँ पढ़ने लगे हैं ना, ये कौन सी है। देखिएगा, अगर ना हम एक पेशेंट के अंदर ना ग्लूकोज देते हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अब दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एक पेशेंट को हमने ग्लूकोज दिया है, एक को दिया ओरली, ठीक है, एक को हमने दिया आईवी। तो इन दोनों के अंदर ना, एक के अंदर इंसुलिन बढ़ी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और जो दूसरा है, इसके अंदर भी इंसुलिन बढ़ी है पर थोड़ी बढ़ी है, ठीक है। इसके अंदर इंसुलिन बढ़ी है पर थोड़ी बढ़ी है। जो ओरली में बढ़ी है ना, इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है कि हमारे ना, जो हमारा स्टोमक है ना, हमारी जो गट है, इधर से ना एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम पता है क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, क्या कहते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ओरली, ठीक है। यहाँ क्या रिलीज होगा, GLP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा कर देगा, ठीक है। अगर हम मरीज को, अगर हम मरीज को ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड बाहर से दे दें, तो क्या उसकी इंसुलिन बढ़ेगी, जी बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। अब हम जो क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे हैं, उस क्लास ऑफ ड्रग का नाम क्या है, GLP-1 एनालॉग्स या एगोनिस्ट, ठीक है, एनालॉग्स। अब जो हम दवाई पढ़ रहे हैं वो कौन सी है जी, अभी हम कौन सी पढ़ रहे थे, तीसरी चौथी पढ़ी है ना, अब हम पांचवी दवाई की क्लास पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पांचवी दवाई दी कौन सी है, पांचवी दवाई ये कौन सी है, ग्लूकोगोन लाइक पेप्टाइड 1, ठीक है। इसका क्या, एनालॉग, एनालॉग मतलब क्या है कि बिल्कुल उसका मतलब है हम शक्ल जुड़वा, ठीक है, उसका भाई, इस तरह आप कह दें, GLP-1 एनालॉग। अच्छा, अब GLP-1 एनालॉग में पता है कौन कौन सी दवाई होती है, देखिएगा, इसमें ना दो दवाई होती हैं,
एक होती है एक्जिनाटाइड और दूसरी होती है लीराग्लूटाइड। कौन सी होती है जी? पहली दवाई कौन सी है जी? एक्जिनाटाइड। कौन सी? एक्जिनाटाइड। और दूसरी कौन सी है? लीराग्लूटाइड। कौन सी? लीराग्लूटाइड। ठीक है। ये दो दवाई होती है हमारे मरीज के अंदर, ये दवाई होती है जो मतलब इस क्लास की, इस फैमिली के अंदर आती है। ठीक है। अच्छा, हमारी एक्जिनाटाइड है ना, एक्जिनाटाइड, ये ना थोड़ी महंगी है, पाकिस्तान वगैरह में अवेलेबल नहीं होती, और इसका सिर्फ इंजेक्शन मिलता है। इसका क्या होता है? सिर्फ इंजेक्शन मिलता है। देखिएगा, ये क्या होती है? एक बात इसके बारे में, पहली बात क्या है कि ये एक्सपेंसिव है। ठीक है। इसके बारे में दूसरी बात क्या है कि ये ओनली इन इंजेक्शन फॉर्म। ठीक है, ये हमें सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म के अंदर मिलती है। अच्छा, अगर हम आगे चले, ठीक है, और एक और बात इनके बारे में, एक और बात, ये GLP-1 मैंने आपको ये ऊपर सारी बात समझाई ना, अभी दोबारा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, कि ये GLP-1 जो ये कैसे काम करता है। ठीक है, गट से रिलीज होता है, जाके इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करवाता है। अच्छा, अगर हम देखें कि ये एक्जिनाटाइड्स क्या करती है, ये एक्सपेंसिव है, और क्या करती है, ये पेशेंट के अंदर क्या करती है, इंजेक्शन की फॉर्म में यूज होती है। और इसका एक फायदा है, इसका फायदा पता है क्या है? एक्जिनाटाइड, अगर आपको याद हो, जब मैं मेटफॉर्मिन आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक्जिनाटाइड पढ़ाई थी। मैंने क्या कहा था? एक्जिनाटाइड एक हमारी दवाई होती है जो हम हफ्ते में एक बार यूज करते हैं, जो हम हफ्ते में एक बार यूज करते हैं। तो इसकी कंप्लायंस कैसी होगी? गुड होगी। क्या होगी? गुड कंप्लायंस। कैसे गुड कंप्लायंस होगी? कि हम इसे वीक में वन टाइम ओवर वीक, एक हफ्ते में एक बार यूज करेंगे। ठीक है, एक हफ्ते में एक बार यूज करेंगे तो हमारे मरीज के पूरा हफ्ता जो है हमारा मरीज ठीक रहेगा। ठीक है। ये थी हमारी GLP-1 एगोनिस्ट। ठीक है। ये जो GLP-1 एगोनिस्ट है ना, इसके बारे में अगर आप चाहें ना, तो यूट्यूब पर एक चैनल है, मतलब वो मेडिकल का चैनल नहीं है, वैसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, उधर जाकर आप ये देख सकते हैं इसके बारे में। तो उधर ना इसकी पूरी की पूरी ना इस दवाई की हिस्ट्री है। मैं ये जो GLP-1 एगोनिस्ट है, ठीक है, और जिनमें कुछ मतलब है टैबलेट है, ठीक है, वो ना वेट लॉस के लिए यूज होती है। ठीक है, अभी मैं इसका साइड इफेक्ट आपको पढ़ाने ही लगा था, तो इसका साइड इफेक्ट पता है क्या है? ये वेट लूज करवाती है। ये क्या करवाती है हमारे पेशेंट के अंदर? वेट लूज करवाती है। अच्छा, अगले पेज पर आते हैं, मैं आपको दिखवाता हूँ। देखिएगा, पहली चीज, ये क्या करवाती है? GLP को बढ़ाती है। क्या करती है? इंक्रीज GLP। अच्छा, हमारे पेशेंट के अंदर GLP बढ़ेगी तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा बनेगी। जब एक पेशेंट के अंदर इंसुलिन ज्यादा बनेगी, इंसुलिन ज्यादा बनेगी, तो डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर ग्लूकागॉन जो उसका अपोजिट है वो कम बनेगा। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर क्या है? ग्लूकागॉन कम हो गया। और क्या होगा? और एक काम ये और करवाती है, ये डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाती है। ठीक है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाती है। ये क्या करवाती है? ये डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करवाती है, ये इसके इफेक्ट्स है। अब जब मैंने जो साइड इफेक्ट मैंने पढ़े हैं ना, उनमें इसके इतने ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है ज्यादातर मरीजों में। कुछ मरीजों में इनके साइड इफेक्ट्स बहुत है, पर वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस है। ठीक है, जैसे ये डिलेड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवा रही है ना, तो ये हमारे पेशेंट के अंदर क्या करवा सकती है? ये पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन करवा सकती है। ठीक है, इस तरह के इसके साइड इफेक्ट्स हैं, पर ये कुछ पेशेंट में। ठीक है, अगर आप साइड इफेक्ट्स की तरफ लिखें भी सही ना, अगर साइड इफेक्ट, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है? वॉमिटिंग है। ठीक है, क्योंकि बंदे के स्टोमक के अंदर बहुत ज्यादा देर तक खुराक रहेगी। ये देखें, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, इसका मतलब क्या है? उसको वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, और क्या है? कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर नहीं, ये पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है। क्या करवा सकती है? पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है। ठीक है, और क्या करवाती है? एक और चीज जो इसकी मेन, जो दुनिया यूज करती है इस दवाई को, दुनिया किस लिए यूज करती है? वो करती है वेट लॉस। और अगर आप इसकी लाइव मिसाल देखना चाहें ना, लाइव मिसाल, तो वो पता है कौन है? वो हमारे पाकिस्तान का एक सियासतदान बिलावल भुट्टो। अगर आप उसे कुछ अर्सा पहले देखो ना, तो वो काफी मोटा था। अभी आप अगर उसे अब देखें ना, तो वो पतला हो गया है। हालांकि वो तो मतलब सोशल मीडिया पे कह रहा है कि जी मैंने मतलब है ना, क्या कहते हैं, रोटी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये सारे ड्रामे हैं। ठीक है, उसने क्या किया? उसने, जहां तक मतलब ये लगता है ना, कि उसने ये दवाई ये मतलब ये GLP-1 एगोनिस्ट जो है, एगोनिस्ट जो है, एनालॉग, ये इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल करके उसने अपना वेट लॉस करवाया। ठीक है। अच्छा, अगर हम अगली दवाई की तरफ चले ना, हमारी अगली मेडिसिन देखिएगा कौन सी है। अच्छा, अगली मेडिसिन पता है कौन सी है? DDP4 इनहिबिटर है। कौन सी है? DDP4 इनहिबिटर है। अच्छा, DDP4 इनहिबिटर जो है ना, ये अब देखिए मैं इनको बताता हूँ आपको। डी डी
DDP4 इनहिबिटर्स। अच्छा, ये DDP4 इनहिबिटर्स जो है ना, ये हमारे पेशेंट के अंदर क्या करेंगे देखिएगा। ये ना क्या करते हैं, देखें, ये ना ये हाई क्या करते हैं, ये ना देखें, ये ना GLP-1 जो होता है ना, GLP-1, ये उसको ना इनएक्टिवेट कर देते हैं। ये ये जो DDP4 होता है ना, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल गया। उल्टा मैं क्या बोल गया हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो DDP4 होता है ना, ये हमारी, ये एक इंजाइम है। ये क्या है, ये इंजाइम है, ठीक है। जो करता क्या है, जो ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है किसकी, जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 की, ठीक है। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 जो है ना, इसकी क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करवाता है। इसकी क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है। अच्छा, ये जो हमारे DDP4 इनहिबिटर्स है ना, ये क्या करेंगे, ये इस एंजाइम DDP एंजाइम जो है ना, इसको क्या कर देंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। ये जो हमारी दवाइयां हैं, ये क्या कर देंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे GLP-1 जो है, GLP-1 जो है, उसकी क्या है, एक्टिविटी बरकरार रहेगी। जब उसकी एक्टिविटी हमारे जिस्म के अंदर बरकरार रहेगी, तो क्या हमारे पेशेंट के अंदर कोई साइड इफेक्ट्स, कोई इस तरह की चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। GLP-1 अपना काम करेगा। GLP-1 अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया कि वो क्या करवाता है, इंसुलिन को बढ़ाता है, ग्लूकागोन को कम करता है, गैस्ट्रिक एम्पटी को कम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें वही हैं, GLP के लेवल्स को बढ़ा रही है। GLP के लेवल्स बढ़ेंगे तो GLP ने जो काम करने थे, वो सारे काम जो हमने ऊपर पढ़े हैं, एक्जीनाटाइड में पढ़े और लीराग्लूटाइड में पढ़े, वो सारे के सारे काम ये दवाई भी करवा लेती है, ठीक है। और अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ देखें ना, तो इसके साइड इफेक्ट में बस एक चीज एक्स्ट्रा है, कि इसके साइड इफेक्ट्स में पता है क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स में देखें क्या है, इसके साइड इफेक्ट में क्या है, ये ना हमें यूराइनरी एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवा सकती है, ठीक है। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी, DDP4 इनहिबिटर्स। समझ लगी आप सबको। अच्छा, अगर हम देखें, अब टाइम रह गया थोड़ा सा। अच्छा, आपको ना थोड़े MCQs करवा देते हैं, देखें। अच्छा, अब जिन्हें आपने बता देखे जाना है, देखते जाना है। हम पहला केस है हमारे पास, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, और वो ओबीज है, ठीक है। ओबीज है। अच्छा, उसकी जो HbA1c है ना, HbA1c, वो ना कम है, कितने से, 10% से कम है। अच्छा, ये पहला केस है। अच्छा, दूसरा केस कौन सा है, हमारा पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है। ओबीज है, ठीक है। और उसमें ना नेफ्रोपैथी है। नेफ्रोपैथी मतलब उसके गुर्दे खराब है। इस मरीज के अंदर आप दवाई क्या देंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे केस की तरफ है, ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और मरीज आया, उसको क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। ओबीज भी है, ठीक है। HbA1c जो है उसकी, HbA1c जो है, वो उसकी कितनी है, वो 10% से ज्यादा है, ठीक है। 10% से ज्यादा है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर हम आगे चलें, हमारा ना चौथी मिसाल लेते हैं। चौथी मिसाल देखिएगा कौन सी है। चौथी मिसाल ये है, हमारे पास एक मरीज आया, ठीक है। उसकी HbA1c जो है ना, वो है किसका, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, ठीक है। और उसकी HbA1c जो है ना, वो 10% से कम है, और वो पतला है। इस पेशेंट के अंदर हम ट्रीट क्या करेंगे, इसको पेशेंट को हम ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। पांचवा एमसीक्यूज ये है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, वो कौन सा है, वो है कौन से टाइप का है, टाइप डायबिटीज मेलाइटस कौन सी है, 1.5 डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। अब ये 1.5 में कौन सी आती है, ये है लैडा, ठीक है। लेटेंट ऑटो इम्यून, ठीक है, डायबिटीज एसोसिएटेड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब इसके अंदर आप ट्रीटमेंट कौन सी करेंगे, ठीक है। लैडा के अंदर आप ट्रीटमेंट कौन सी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ना, बंदे के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और ये जो लैडा होती है ना, ये क्या होता है, ये बंदा 30 साल से ऊपर होता है। 30 साल से पहले तो टाइप 1 होती है, 30 साल के बाद अगर ऑटो इम्यून हो तो उसे हम लैडा कहते हैं, ठीक है। ये इसमें वो फर्क है। अच्छा, अगर हम छठी बात पे चलें, छठे एमसीक्यूज पे, तो हमारा छठा एमसीक्यूज पता है कौन सा है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है, नहीं, प्रेगनेंसी में पेशेंट आई है, प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम स्टेप बाय वन स्टेप करते हैं, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, ठीक है। मोटा है, और उसकी HbA1c 10% से कम है, ठीक है। आ जाना जरा।
हाँ बताएं, आवाज आ रही है? मैसेज करें ना जरा, मैसेज करें, आपको आवाज अगर समझ लग रही है तो बताएं क्या है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, ओबीज है, HbA1c 10% से कम है, इसका ट्रीट आप क्या करेंगे? जो बैठा है बताए। हाँ जी, जो बैठा है बताए, लिख दें या बोल दें अगर किसी को आता है, अदरवाइज फिर मैं लिखता हूँ। हाँ हुज़ैफ़ा, हाँ यार, आप लिख लें, आवाज नहीं आएगी आपको मेरी तरफ। लिखिएगा जरा, मैसेज करिएगा क्या है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको लिख देता हूँ। अच्छा, जो ये पहला हमने केस किया ना, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, मोटा है, मतलब फैटी है, ठीक है। इसके अंदर HbA1c जो है 10 से कम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 10 से कम हो तो उसमें हमने क्या करवाना है, उसको हमने मेटफॉर्मिन देनी है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? इसका ट्रीटमेंट है कि हमने इसमें क्या लगानी है जी, मेटफॉर्मिन लगानी है। कौन सी लगानी है दवाई? मेटफॉर्मिन, ठीक है। अच्छा, अगर हमने दूसरे दूसरे एमसीक्यू पे आ जाए, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, मोटा है और उसमें नेफ्रोपैथी है, तो इसमें पता है हम कौन सी दवाई देते हैं? इसमें हम देते हैं DDP4 इनहिबिटर देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं? एक मिनट रुकिएगा। इसमें जो हम दवाई देते हैं ना, वो होती है लीनाजिलिप्टिन और जिलिपिजार्ड्स होते हैं, ठीक है। लीनाजिलिप्टिन और जिलिपिजार्ड्स देते हैं, ठीक है। लीनाजिलिप्टिन जो है वो DDP4 इनहिबिटर है, और जो जिलिपिजार्ड्स हैं, ये कौन सी दवाई है? जिलिपिजार्ड जो है ये सल्फोनाइल यूरियाज है। इसमें हम कौन सी यूज करते हैं? मेनली सल्फोनाइल यूरियाज, सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। इसमें कौन सी दवाई यूज करते हैं? सल्फोनाइल यूरियाज करते हैं। या फिर और कौन सी यूज कर सकते हैं? लीनाजिलिप्टिन कर सकते हैं, ठीक है। लीनाजिलिप्टिन कौन सी है? DDP4 इनहिबिटर है, ये अभी मैंने आखिरी दवाई जो आपको पढ़ाई है ये वही दवाई है, ठीक है। अगर हम आगे चलें, इससे आगे चलें, तो इससे अगर हम आगे चले ना, इससे आगे, तो तीसरी दवाई हमने कौन सी पढ़ी थी जी? तीसरी हमने क्या पढ़ा था जी? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, मोटा है और HbA1c 10 से ऊपर है। तो बताएं इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे? सोचें। तो इस पेशेंट के अंदर देखें, 10% से ऊपर है ना HbA1c, तो इस पेशेंट के अंदर हम पहले इंसुलिन देंगे, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन के बाद हम क्या देंगे? मेटफॉर्मिन देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी। क्या है, 10% से ऊपर HbA1c है तो हम उसे पहले क्या देंगे? इंसुलिन देंगे, उसके बाद हम उसे मेटफॉर्मिन लगाएंगे। अच्छा, अगर हम आगे आए, HbA1c 10 से कम है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है और थिन है, तो इनमें हम क्या देते थे जी? सल्फोनाइल यूरियाज देते थे, ठीक है। कौन सी दवाई देते थे? सल्फोनाइल यूरियाज, समझ रहे हैं? आज आज ही अभी आपको पढ़ाई है मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर हम अगले 5वें एमसीक्यूज पे चले, तो क्या है? टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, लेडा। लेडा में क्या होता है देखें, लेटेंट लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज मेलाइटस, इसका मतलब है तकरीबन फुल फॉर्म बनती है। इसमें पता है क्या होती है? पेशेंट जो होता है उसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, पर उसकी उम्र 30 साल से कम नहीं होती, 30 साल से ज्यादा होती है, इस वजह से हम इसे लाडा कहते हैं, ठीक है। टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट पता है क्या है? इसके अंदर भी ट्रीटमेंट सल्फोनाइल यूरिया है। कौन सा? सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। इसके अंदर ट्रीटमेंट कौन सा है? सल्फोनाइल यूरिया। अच्छा, जो प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट फीमेल आई है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की पेशेंट आई है, तो इसके अंदर हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं जी? इसके अंदर हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? इसके अंदर हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं जी? रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये कल का टॉपिक है, मैंने आपको रिवाइज करवाया। अगर हम इसमें 7वां पॉइंट लिखना चाहें इसी के साथ, तो अगर ये प्रेगनेंसी के साथ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, तो उसमें हम कौन से देते हैं? उसमें भी हम इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है। रेगुलर नहीं लगाते इंसुलिन की, उसमें काफी टाइप्स होती हैं, वो फिर डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, क्या नाम है इसका, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ये हम अलग ही लिख लेना तो ठीक है। यहाँ पेज, तो टाइप 1 डायब में, टाइप 1 DM, इसमें हम कौन सी लगाती हैं? इसमें हम इंसुलिन देते हैं, ठीक है। जो हमारा ये दूसरा है प्रेगनेंसी, में हम रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। इंशाल्लाह यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल हम अपनी फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कल अपनी फार्माकोलॉजी की हम खत्म करके ना, इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे से हम न्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह उसकी साथ फीस भी होगी, तो ठीक है। जिन्होंने पढ़ना हो, जो इंटरेस्टेड हो, तो वो आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।